हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायाफ्राम वॉल में रेनफोर्समेंट केज का ड्राइंग स्टडी कैसे करते हैं और कैसे हमें उसका बीबीएस बनाना है विथ साइट फोटोग्राफ और कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से। दोस्तों, जो बीबीएस हम एक्सेल शीट में बनाएंगे उस एक्सेल शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो ड्राइंग है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है ड्राइंग और एक्सेल शीट वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने डायाफ्राम वॉल के रेनफोर्समेंट ड्राइंग डिटेल्स और बीबीएस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट का ड्राइंग किस तरह से स्टडी करते हैं उसके बारे में समझ लेंगे और कुछ कटिंग लेंस मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पार्ट 2 में हम एक्सेल शीट में किस तरह से बीबीएस बनाते हैं उसके बारे में समझ लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने डायाफ्राम वॉल पर वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक है, जिसके अंदर डायाफ्राम वॉल का किस तरह से गाइड वॉल बनता है, किस तरह से ग्रेविंग होता है, किस तरह से जो है उसके अंदर कंक्रीटिंग वर्क, एंकरिंग वर्क, स्ट्रेसिंग वर्क और किस तरह से एंकर कटिंग होना और उसके बाद किस तरह से उसको फिनिश करना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने जो है उस ट्यूटोरियल में डाला हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रेनफोर्समेंट ड्राइंग स्टडी के बारे में। दोस्तों, यहाँ डायाफ्राम वॉल में जो हम केस स्टडी करेंगे उसमें हम टाइप ए के बारे में जानेंगे। ये मैं आपको ड्राइंग में पहले बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ ड्राइंग में देख रहे हैं, यह मेरा प्लॉट है और इसके 3 तरफ जो है मैंने डायाफ्राम वॉल को बनाया है। अब जो ये टाइप ए है, तो ड्राइंग के अंदर क्या है कि डायाफ्राम वॉल के अलग अलग टाइप दिखाए गए हैं। ये जो वॉल आपको बनानी है वो टाइप ए की वॉल बनानी है। इधर जो वॉल बताई गई है वो टाइप बी की वॉल है। आप देखेंगे इधर, तो यहाँ लिखा हुआ है डायाफ्राम वॉल टाइप बी। उसी तरह आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टाइप सी लिखा हुआ है। इसमें वेरिएशन जो है वो हाइट को लेकर वेरिएशन होता है, बाकी कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसलिए आज जो हम केस स्टडी करेंगे डायाफ्राम वॉल में वो हम टाइप ए को लेकर करेंगे, डायाफ्राम वॉल टाइप ए। ठीक है। और डायाफ्राम वॉल टाइप ए में जैसा कि आपने ट्यूटोरियल वीडियोस में देखा होगा कि हम जब भी केज बनाते हैं तो पैनल टू पैनल बनाते हैं। यदि यहाँ पर 5-5 मीटर की पैनल दी हुई है तो हम 5-5 मीटर की ही रेनफोर्समेंट केज की पैनल बनाते हैं। तो आज जो हम रेनफोर्समेंट का बीबीएस और रेनफोर्समेंट का ड्राइंग स्टडी समझेंगे वह टाइप ए के हिसाब से ही समझेंगे। तो आप जब भी इस ड्राइंग को ओपन करें तो आप भी टाइप ए जहां लिखा हुआ है उसी को ही कंसीडर करें और मैं भी आपको उसी में ही समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पीपीटी में वापस से चलते हैं। तो डायाफ्राम वॉल टाइप ए, जिसके अंदर कुछ रिलेट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है क्लियर कवर 60 mm, लेंथ ऑफ डी वॉल 5 मीटर, हाइट ऑफ डी वॉल 17.175 मीटर, थिकनेस ऑफ डी वॉल 500 mm। यह 4 पॉइंट ड्राइंग में कहाँ दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो ड्राइंग्स के अंदर यहाँ पर जनरल नोट्स लिखा हुआ है। जनरल नोट्स के अंदर आप देखेंगे तो यह सब डिटेल आपको मिलेगी स्लाइड नंबर 1 में। यहाँ आप देखेंगे जनरल नोट्स के अंदर जहाँ लिखा हुआ है कंक्रीट का जो ग्रेड रहेगा आपका डायाफ्राम वॉल के लिए वह M30 का रहेगा। क्लियर कवर 60 mm रहेगा डायाफ्राम वॉल के लिए। ठीक है। यहाँ पर T जो इंडिकेट करता है वह Fe500 स्टील आपको यूज करना है एज पर कंफर्मिंग IS कोड 1786। जहाँ पर T का इंडिकेट होगा वह आपको स्टील का डाया यूज करने का बोलेगा Fe500 का। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कवर पता चला। अब लेंथ ऑफ डी वॉल, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हम टाइप ए डायाफ्राम वॉल का रेनफोर्समेंट का ड्राइंग डिटेल स्टडी करेंगे। तो यदि हम लेंथ ऑफ डी वॉल कोई भी एक पैनल पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर लेंथ ऑफ डी वॉल क्या हुआ, 5 मीटर हुआ। अब इसकी अगर मैं हाइट और थिकनेस की बात करूं तो आप सेक्शन में चले जाइए। स्लाइड नंबर 4 में आप देखेंगे कि टिपिकल डिटेल ऑफ डायाफ्राम वॉल टाइप ए। टाइप ए का एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर यदि आप देखेंगे कि डायाफ्राम वॉल जो आपको बनानी है तो इसका एक टॉप लेवल दिया हुआ है 4.375 माइनस 4.375 से लेके आपको डायाफ्राम वॉल कहाँ तक बनाना है,
यहाँ पर एक टर्मिनेशन लेवल दिया हुआ है -21.550। तो यदि आपको एक्चुअल हाइट निकालना है तो क्या करना रहेगा, 21.550 से 4.375 माइनस कर देना है। तो आपको एक्चुअल हाइट कितनी मिलेगी, 17.175 मीटर। ये आपका डायाफ्राम वॉल का हाइट आ गया। ठीक है, अभी हमें देखना है कि डायाफ्राम वॉल का हाइट आपका आ गया, क्लियर कवर आ गया, लेंथ आ गया। अब मुझे इसका विड्थ कितना रखना है, तो स्लाइड नंबर 5 में इंडिकेट दिया है। यह एक टिपिकल थिकनेस है डायाफ्राम वॉल की, इसलिए उन्होंने हर जगह नहीं लिखा है। यहाँ पर एक जगह इंडिकेट कर दिया है कि डायाफ्राम वॉल का जो विड्थ रहेगा वो 500 mm का रहेगा। तो दोस्तों 4 पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर रहते हैं कि क्लियर कवर डायाफ्राम वॉल के लिए 60 mm का रहेगा, लेंथ ऑफ डी वॉल 5 मीटर का पैनल हम यूज करेंगे, हाइट ऑफ डी वॉल जो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लियर हाइट जो हमारी आएगी 21.550 से -4.375 का लेवल यदि हम माइनस करते हैं तो हमें हाइट ऑफ डी वॉल मिल जाती है 17.175 मीटर और थिकनेस ऑफ डी वॉल हमारा 500 mm का रहेगा। अब नीचे के पॉइंट्स है डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार और डाया ऑफ स्टीरअप्स। इसे हम ड्राइंग में कैसे समझेंगे, इसे मैं आपको समझा देता हूं। यहां मैंने ड्राइंग का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, साथ में मैंने यहाँ पर ड्राइंग भी अटैच किया है। तो यहाँ से आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इसे समझना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों देखिए यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट दिखाए गए हैं वो आपका मेन बार है। जैसा कि आप ड्राइंग में देखेंगे जो आपको सीधा सीधा बार जो आपका जा रहा है, ठीक है, इसे आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डॉटेड दिखेगा, जैसा कि ड्राइंग में इंडिकेट किया है कि आपको ये जो है डॉटेड में दिखेगा। अब ये जो आपको डॉटेड बार है इसका डाया दिखाया गया है, कितना है 20 mm 150 सेंटर टू सेंटर। डाया आपको यूज करना है 20 mm का और 150 सेंटर टू सेंटर जो है आपको इसको लगाना रहेगा। तो मेन बार आपका कितना हो गया 20 mm 150 सेंटर टू सेंटर, किसके लिए, 5 मीटर पैनल के लिए, लिखा हुआ है 5 मीटर पैनल के लिए। अभी ये जो डॉटेड बार है इसकी लेंथ कितनी रहेगी, तो आपको जो मैंने क्लियर हाइट बताया 17.175 मीटर वहां तक इसको जाना रहेगा और उसके अलावा आपको 5 मीटर के पैनल तक 150 mm टू 150 mm के डिस्टेंस पे इसको लगाना रहेगा। उसके बाद बार आता है हमारा ये वाला जो कंटिन्यू सीधा जा रहा है 5 मीटर तक। ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है जिसके बारे में लिखा हुआ है 12 mm का डाया 150 सेंटर टू सेंटर। जैसा कि आप ड्राइंग में देखेंगे कंटिन्यू बार जाते हुए दिखा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे ये जो बार है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा जो कि मेन बार से नीचे आपको लगाना है। जैसा कि आप ड्राइंग में देखेंगे मेन बार से नीचे लगाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार को। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा आपका 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा। अभी आप इस केज को थोड़ा समझें तो टॉप में जो बार है वही बॉटम में बार है, मतलब कि जो मेन बार टॉप में है डॉटेड बार वही डॉटेड बार नीचे है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका यहाँ पर दिखा है वही डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर भी है। तो सेम है, जो टॉप में है वही बॉटम में है। यहाँ पर आप देखेंगे 20 mm का डाया 150 सेंटर टू सेंटर, मेन बार इधर भी लेना है बॉटम में भी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम का भी 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा। ये रहा हमारा मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम बात करते हैं स्टीरअप्स की। तो स्टीरअप्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि 8 सेट रिंग्स आपकी रहेगी, 10 mm का डाया रहेगा और 300 सेंटर टू सेंटर आपको स्टीरअप्स लगानी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टीरअप्स लगेगी मेरी, वह स्टीरअप जो है उनका बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 300 mm के डिस्टेंस पे मुझे लगाना है और जो डाया में यूज करूंगा स्टीरअप के लिए वो 10 mm का रहेगा। मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूं। ड्राइंग में स्लाइड नंबर 6 में जब आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पैनल दिखाई गई है वो 5 मीटर पैनल के लिए दिखाई गई है कि आपको रेनफोर्समेंट किस तरह से बांधना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको समझाया मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और अब स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स के 8 सेट रिंग्स बताए गए हैं। तो आप नीचे अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रिंग के सेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो किस तरह से आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपका मास्टर स्टीरअप्स लगेगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस तरह से बंद होता है, ठीक है। उसके बाद मास्टर स्टीरअप्स के अंदर आपको 3 सेकेंडरी स्टीरअप्स लगाने हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड।
उसी तरह यहाँ पे भी मास्टर स्टीरअप्स लगेगी और उसके अंदर 3 सेकेंडरी स्टीरअप्स लगेगी। तो 3 सेकेंडरी स्टीरअप्स आपको यहाँ पर लगा देना है। स्टीरअप्स मतलब कि रिंग आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हुआ किस तरह से जो है हमें रेनफोर्समेंट इस तरह से बांधना रहेगा, स्पेसिंग क्या रहेगी, डाया क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्लियर होते हैं सभी पॉइंट। एक पॉइंट हमारा रह जाता है डाया ऑफ मेश। 8 mm का डाया हमें यूज करना है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी आगे दूंगा कि ये डाया ऑफ मेश क्या होता है और हमें किस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकालना है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों लिफ्टिंग हुक। ठीक है, ये लिफ्टिंग हुक क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों यहाँ आपने इमेज में देखा होगा कि जब भी मैं केज बनाकर रेडी कर देता हूं तो केज को उठाने के लिए और जहां पर मैंने ग्रेबिंग करके एक्सकेवेशन रेडी रखा है वहां पर मुझे केज को नीचे रखना है। उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, लिफ्टिंग हुक की जरूरत रहेगी। भाई मुझे केज को उठाना है और रखना है, तो केज को उठाने और रखने के लिए मुझे लिफ्टिंग हुक की सहायता पड़ेगी। तो ये लिफ्टिंग हुक का कटिंग लेंथ क्या रहेगा और किस डाया का मुझे यूज करना है उसे अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिफ्टिंग हुक के लिए आप ये समझ लीजिए दोस्तों, मेरा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है वह M30 का यूज हो रहा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है, उसके लिए जो है मुझे वेल्डिंग करना रहेगा 50D का। अब ये क्यों जरूरत है मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप ड्राइंग में देख रहे हैं ये आपका लिफ्टिंग हुक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका लिफ्टिंग हुक जाएगा। टॉप में भी वेल्ड होता है और बॉटम में भी आपको इसको वेल्ड करना रहता है। यह जो है आपको बांदी से काम नहीं चलेगा, आपको रेनफोर्समेंट, केज के रेनफोर्समेंट के साथ वेल्डिंग करना रहेगा। और कितना वेल्डिंग, कितना अंदर जाना है आपको, ये आपको कम से कम LD वेल्डिंग करना रहेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि LD वेल्डिंग मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रहा हूं। आपको जो ड्राइंग में दिया हुआ है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, और यदि नहीं भी दिया हुआ है तो लिफ्टिंग हुक तो लगाना ही है। दोस्तों यहाँ लिफ्टिंग हुक के अंदर नंबर ऑफ लिफ्टिंग हुक बढ़ाना या घटाना यह कंस्ट्रक्शन साइट पर मैन्युअली आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो ड्राइंग में दिया है वही आप करें, जैसा आपको प्रिफरेबल हो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगा। यहाँ जो मैंने लिफ्टिंग हुक के लिए डाया यूज किया है वो 32 mm का यूज किया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्राइंग में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि 5 मीटर के पैनल में मेरा रेड कलर का 4 मार्किंग है, 1 2 3 4। ये जो 4 मार्किंग है वह आपका लिफ्टिंग हुक ही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक जगह इंडिकेट किया हुआ है कि जो रेड कलर का मार्किंग है वहां आपको 32 mm का डाया यूज करना है रोड का। ठीक है, और ये आपका लिफ्टिंग हुक है जो को वेल्ड करना है रेनफोर्समेंट केज के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि लिफ्टिंग हुक का जब भी आप डाया यूज करेंगे उसको आपको रेनफोर्समेंट केज के साथ वेल्ड करना है, बांधी नहीं मारनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ड्राइंग के हिसाब से बताया हुआ है कि आपको 32 mm के डाया के दो लिफ्टिंग हुक यहाँ पर लगाने हैं, जबकि मैंने जो है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 ही लिफ्टिंग हुक लगाए हैं। क्योंकि मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं था इसलिए मैंने उसके हिसाब से जो है एक एंड में, एक मिड में और एक यहाँ पर एंड में 3 लिफ्टिंग हुक लगाए हैं। अब ये लिफ्टिंग हुक के बारे में ड्राइंग में बताया हुआ है कि 32 mm के डाया का यूज करना है। साथ ही ड्राइंग में मैंने आपको समझाया कि यदि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 का है तो आपको 50D का वेल्डिंग यहाँ पर मारना रहेगा। तो 50 इंटू डाया ऑफ बार तो 1.6 मीटर या 1600 mm। तो ये आपका वेल्डिंग टॉप में और बॉटम में दोनों में रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों में ऐड किया है। प्लस जो ये ट्राइंगल आपका इस तरह से बनेगा वो आप कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद ही आपको प्रैक्टिकली मेजर कर लेना है, ये आपका कितना बनेगा। तो 800 के आसपास ये आपका मेजर होता है। टोटल यदि आप इसकी कटिंग लेंथ निकाले तो आपको 4 मीटर मिलेगा। और ऐसे में कितने यूज कर रहा हूं, तो ऐसे में 3 नंबर्स ऑफ लिफ्टिंग हुक यूज कर रहा हूं। मैं आपको ड्राइंग में बता देता हूं। यहां आप इमेज में देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 लिफ्टिंग हुक का जो है मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब दोस्तों आता है रेस्टिंग हुक के बारे में। तो ये रेस्टिंग हुक क्या होता है वो अब हम समझ लेते हैं। जब भी आप केज को लिफ्ट करके
एक्सकेवेशन किए हुए एरिया में केज को जब डालते हैं तो केज को डालते समय आपको रेस्टिंग हुक की जरूरत पड़ती है। इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाता हूं। यहां आप इमेज में देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, जब भी मैं केज को डाउन कर रहा हूं तो एक सर्टेन लेवल पर मुझे क्या रहेगा, रेस्टिंग हुक का रिक्वायरमेंट रहेगा। रेस्ट करने के लिए, रेनफोर्समेंट केज को रेस्ट करने के लिए मुझे रेस्टिंग हुक की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेस्टिंग हुक मैंने यहाँ पर यूज किए हैं मेरे रेनफोर्समेंट केज को रेस्ट करने के लिए। इसे ड्राइंग में नहीं बताया गया है, बट जनरली सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर डायाफ्राम वॉल में केज को रेस्ट करने के लिए आपको रेस्टिंग हुक का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसे आप यदि बीबीएस बनाते हैं तो आपको उसमें कंसीडर करना रहेगा। तो ये रेस्टिंग हुक की कटिंग लेंथ क्या रहेगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेस्टिंग हुक का जो डाया यूज किया था वह 16 mm का यूज किया था। अब ये 16 mm का डाया जो मैंने यूज किया था, तो इसके अंदर भी मुझे वेल्डिंग करना रहेगा, एलडी करना रहेगा। तो आप इसे कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रैक्टिकली मेजर कर लेना कि आपको इसका क्या लेंथ मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 बार का लेंथ आपका 2.5 मीटर से 3 मीटर के आसपास रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 6 नंबर्स ऑफ रेस्टिंग हुक का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आपको 6 नंबर्स ऑफ रेस्टिंग हुक लगाने रहेंगे। तो रेस्टिंग हुक का मतलब क्या होता है, कैसे आपको उसको यूज करना है, यह मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यह पॉइंट आपको बीबीएस में बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डोवेल्स बार के बारे में। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं ये डोवेल्स बार क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, जब आप डायाफ्राम वॉल का केज बनाकर रेडी कर देते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे टॉप के अंदर कुछ बार जो है मैंने बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है, टॉप बार में कुछ बार बाहर निकाले हुए हैं, ये बार को ही हम डोवेल्स बार बोलेंगे। ड्राइंग के अंदर यदि आप देखेंगे तो डायाफ्राम वॉल टाइप ए, यदि आपका केज जहां कंप्लीट होता है वहां आपको इस तरह से बार बाहर निकालने हैं। डोवेल्स बार जो है, डोवेल बार आपको बाहर निकालने हैं, जिसका डाया दिया हुआ है 16 mm का। 150 सेंटर टू सेंटर आपको जो है डोवेल्स बार बाहर निकालने रहेंगे। यह क्यों निकालते हैं दोस्तों? जब भी आपका डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो ये जब डोवेल्स बार जो बाहर निकले हुए होते हैं उनके साथ लेप करके आपको जो स्लैब कास्ट करना रहता है, तो उसके साथ आपका कनेक्टिविटी बन जाता है। तो उसके लिए हम डोवेल्स बार बाहर निकालेंगे। अब ये डोवेल्स बार के बारे में आप ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर लेप करना है। डायाफ्राम वॉल के केज के अंदर जो आप बार डालेंगे उसको आपको एलडी तक अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेप जो आपका रहेगा वो भी 50D है, एलडी रहेगा वो भी 50D रहेगा। तो इसका जो कटिंग लेंथ निकलेगा वो ऑटोकैड से भी नाप सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया कि डाया ऑफ डोवेल बार क्या रहेगा, आपका 16 mm का रहेगा, 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा। और लेंथ तो आपका डोवेल बार है जो कि ड्राइंग के अंदर पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ था, तो आप कंसल्टेंट से पूछ के भी कर सकते हैं और ऑटोकैड में भी नाप के उनसे पूछकर कंसल्टेंट से बात कर लेंथ निकाल सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एक पॉइंट छूट रहा था जो कि है मेश रेनफोर्समेंट। तो ये मेश रेनफोर्समेंट क्या होता है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं ड्राइंग के अंदर, उसके बाद मैं आपको इसका कटिंग लेंथ निकालना सिखा देता हूं। तो दोस्तों डायाफ्राम वॉल के ड्राइंग के पीडीएफ में स्लाइड नंबर 1 में यह बताया हुआ है डिटेल नंबर X के अंदर, जब भी डायाफ्राम वॉल के अंदर आप बेस प्लेट और बेस पाइप लगाते हैं वहां आपको मेश यूज करना है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बेस प्लेट और बेस पाइप क्या है, तो पहले मैं आपको ड्राइंग में बता देता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है टिपिकल एलिवेशन ऑफ डायाफ्राम वॉल टाइप ए, स्लाइड नंबर 6 में। इसके अंदर आपको एंकर प्लेट लगानी है 1 2 3 4 5। एंकर प्लेट और एंकर पाइप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हमें एंकरिंग वर्क करना रहता है, जैसा कि आपने डायाफ्राम वॉल के ट्यूटोरियल में समझा होगा,
करना रहता है, उसके लिए हमें आपको पहले से ही केज के अंदर एंकर प्लेट और एंकर पाइप हमें लगानी होती है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ केज के अंदर मैंने एंकर प्लेट और एंकर पाइप लगाई है 1 2 3 4 5 एज पर ड्राइंग टाइप ए। तो यह एंकर प्लेट और एंकर पाइप जहां आप लगाते हैं केज के अंदर, वहां आपको जो है मेश लगाना रहता है, रेनफोर्समेंट मेश लगाना रहता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा था, डिटेल नंबर X। चलो अब हम उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों जहां जहां आपका एंकर प्लेट और एंकर पाइप लगेगा वहां आपको मेश लगाना है। ये आपको दिख रहा है 1 2 3। एक पाइप के अंदर आपका 3 मेश लगेगा 1 2 3, जिसका डिटेल Y में दिया हुआ है। अब डिटेल Y क्या है तो आप यहां देखेंगे डिटेल Y दिया हुआ है। डिटेल Y के अंदर मेश रेनफोर्समेंट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको 8 mm का बार यूज करना है मेश बनाने के लिए, और आपका 715 बाय 715 mm का मेश बनेगा और आपको इस तरह से जो है मेश बनाना है। कुछ लोग इस मेश को जलेबी भी कहते हैं, तो आपको इस तरह से जलेबी आकार का मेश बनाना रहेगा। अब ये मेश का कटिंग लेंथ हमें कैसे निकालना है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका जो मेश का एंड होगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस मेश का कटिंग लेंथ समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि मेश के अंदर जो यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए हैं वही डायमेंशन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो यदि हम सिंगल मेश इस तरह से अगर हम बना लें, इस तरह से उसकी कटिंग लेंथ निकाल लें, तो इस तरह से जो कटिंग लेंथ आएगी इस तरह से वो भी सेम आ जाएगी। तो इमेज के अंदर भी आप देखिए, पहले हमें मेश जो है यूं लगानी है, उसके बाद हमें मेश यूं भी लगानी है। तो एक ही मेश के अंदर आपको 2 बार जाली का यूज होगा, ठीक है। एक बार यूं होगा और एक बार यूं होगा। तो सबसे पहले अभी हम ऐसे कैसे मेश निकालते हैं उसे समझ लेते हैं। तो सबसे इजी तरीका है सबसे पहले कि 715 mm का आपको मेश का जाली दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपको यहाँ लिखा है 40 mm बाय 40 mm जो है यहाँ से राउंड बनेगा। तो 40 mm और 40 mm को आप हटा दो तो आपका स्ट्रेट बार दिखेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रेट बार दिखेंगे। तो ऐसे कितने स्ट्रेट बार है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 715 mm में से मैं 40 mm और 40 mm निकाल देता हूं तो स्ट्रेट बार मुझे 8 बार मिलेंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 715 माइनस 40 माइनस 14 मतलब कि 635। ऐसे 8 बार है मतलब कि 5080 mm की मेरी साइज हो गई। नेक्स्ट अब मुझे निकालना है ये जो राउंड बन रहा है सर्कल, ठीक है। ये जो राउंड सर्कल आपका बन रहा है, इस राउंड सर्कल का भी मुझे क्या निकालना है, रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकालना है। तो आपने दोस्तों पढ़ा ही होगा, जब भी आपका सर्कल कॉलम होता है तो उसका जब भी आप रेनफोर्समेंट निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर से आप जो है इसका निकाल सकते हैं कि इसका कटिंग लेंथ कितना रहेगा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। बट आप ये ध्यान रखिएगा 2 पाई आर के अंदर आपको पूरा सर्कल का निकलता है। यहाँ हमारा सर्कल हाफ है, यहाँ हमारा सर्कल फुल नहीं है। तो हमारा हाफ सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। कितने सर्कल है 1 2 3 4 और नीचे में भी 1 2 3 4 मतलब कि टोटल 8 सर्कल का आपको निकालना है। तो हमें उसको किस तरह से कंसीडर करना है कटिंग लेंथ में वो देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको समझाया कि हमारा जो फॉर्मूला रहेगा सर्कल के लिए कटिंग लेंथ निकालने के लिए वो हमारा 2 पाई आर कहो या पाई डी कहो, ठीक है। उससे जो है हम सर्कल का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले में हमारा वैल्यू पुट करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों पाई की वैल्यू है हमारी 3.14। जो हमारा डी है जो कि डाया ऑफ सर्कल है वो मैंने 62 mm लिखा है। वो मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर आप दोस्तों ड्राइंग में देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्कल बना है हाफ सर्कल उसका लिखा हुआ है 70 mm का रहेगा आपका डाया। बट जब भी आप स्टीरअप को यूज करते हैं तो आपको सेंटर टू सेंटर पकड़ना रहता है। तो 8 mm का स्टीरअप है तो दोनों तरफ से 4-4 mm यदि मैं माइनस करूं तो 70 माइनस 8 mm मतलब कि 62 mm का आपको जो है डाया यूज होगा इस सर्कल के लिए।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, डाया जो यूज करेंगे सर्कल के लिए वो 62 mm पकड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारा सर्कल जो है वो हाफ है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अब जो ये मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 97.34 mm। ऐसे में कितने सर्कल यूज कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पर 8 सर्कल यूज करेंगे। तो मेरे जो सर्कल का कटिंग लेंथ आएगा वो आएगा 778.72 mm। अब हम इसके अंदर यह जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। सेम टू सेम बड़े वाले सर्कल के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। इसके अंदर जो डाया है वो 215 है, जिसके अंदर दोनों तरफ से 44 mm स्टीरअप के लिए माइनस करेंगे, क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर पकड़ते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो है इसकी भी कटिंग लेंथ निकालेंगे। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो सिर्फ एक ही है, आप देखेंगे इस मैश के अंदर तो बड़ा वाला सर्कल और कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए भी आपको फॉर्मूला पाई डी यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है। 215 में से आपको 8 mm माइनस करना है तो 207 आएगा, क्योंकि हमारा हाफ सर्कल है इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। और उसके बाद जो उसकी कटिंग लेंथ आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों एक और चीज मुझे आपको समझानी है। अब इस कटिंग लेंथ में हमारे जो स्ट्रेट बार आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्ट्रेट बार हो गए। हमारे जो सर्कल है राउंड कलर के वो 8 राउंड सर्कल हो गए और एक बड़ा सर्कल भी हो गया। अब हमारा क्या बाकी रह गया, अब हमारा बाकी रह गया जब हमारा मेश एंड होता है तो वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्का सा अंदर जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अंदर जाता है वो कितना रहता है, 70 mm आपका अंदर जाएगा। तो आपको इसके अंदर क्या कंसीडर करना है, 70 mm 2 टाइम्स कंसीडर करना रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर कटिंग लेंथ में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेट बार का कटिंग लेंथ आया वो आया 5080 mm, यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद हमारा आया क्या, छोटे सर्कल का कटिंग लेंथ 778 मतलब कि 779 mm। उसके बाद हमारा एक बड़ा सर्कल था उसका हमारा कटिंग लेंथ आया 325 mm। और जैसा कि मैंने आपको बताया जब हमारा मैश एंड होता है तब दोनों तरफ आपको जो है 70 mm का एल मारना रहता है। तो 70 mm का एल यदि मैं गिनूं तो टोटल हमारे मैश की लेंथ रहेगी 6.324 मीटर या 6324 mm। अभी दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया वह एक मैश का सिंगल जगह था, जबकि आपने ड्राइंग में देखा कि एक मैश के अंदर 2 जाली बनती है। एक जाली आपकी बनेगी ऐसे जलेबी आकार में और दूसरी जाली आपकी बनेगी ऐसे जलेबी आकार में। तो आपकी एक मैश के अंदर 2 जाली बनती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ मैं सिंगल मैश कटिंग लेंथ यदि मैं निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम कर दूंगा। तो हमारा कितना आएगा, 12.648 मीटर हमारा आएगा। एक सिंगल मैश का कटिंग लेंथ हमारा इतना आएगा। आपका यूज होगा 6.3 मीटर, जिसमें मैं 2 बार यूज करने वाला हूं, इसलिए 12.648 मीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पर ड्राइंग में हम 15 नंबर्स ऑफ मैश बनाएंगे पैनल के अंदर। कैसे, तो मैं आपको ड्राइंग में बता देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक एंकर प्लेट और एक एंकर पाइप में आपको 3 यूज करने, 1 2 3। तो आपको मैंने अभी आपको एलिवेशन का ड्राइंग बताया, जिसके अंदर टाइप ए के लिए मैंने आपको बताया कि आपको 1 2 3 4 5 एंकर पाइप और एंकर प्लेट लगाना है। और एक एंकर पाइप और एंकर प्लेट में आपको 3 मैश लगानी है। तो 3 into 5 करेंगे तो आपको 15 नंबर्स ऑफ मैश लगानी रहेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने 15 नंबर्स ऑफ मैश रिक्वायरमेंट इन 1 पैनल लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा आप कि एक मैश के अंदर 2 जाली होती है, जिसकी एक जाली की लेंथ इतनी थी, और एक मैश के अंदर 2 जाली होती है, इसलिए टोटल एक मैश की लेंथ इतनी रहेगी। ये आप खास ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर्स ऑफ मैश हमें रिक्वायरमेंट रहेगा हमारे इस पैनल के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। डायाफ्राम वॉल का रेनफोर्समेंट किस तरह से आपको रीड करना है, किस तरह से आपको ड्राइंग को समझना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल शीट के अंदर कुछ कटिंग लेंस निकालेंगे और कुछ यहाँ पर जो हमने कटिंग लेंस निकाली है उसे हम डायरेक्टली डालेंगे।
तो यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए एक छोटी सी मेहनत कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।